नमस्कार दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बताना जरूरी है। जिसके अंदर आपको यहाँ पर अमेरिका दिख रहा है, एक आपको रशिया दिखता है और आपको चाइना दिखता है। आप अधिकतर ये चीज सुनते हो कि अमेरिका, रशिया, चाइना ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। मतलब अमेरिका का रशिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, अमेरिका का चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है। पर ये कॉन्फ्लिक्ट कहां है, उस चीज में डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि अमेरिका अगर रशिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है तो वो यूरोप वाला रीजन है। वहीं अमेरिका जब चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है। अमेरिका के पास में जिस तरीके से रशिया के खिलाफ यूरोप के अंदर नाटो है, उसी तरीके से कई सारी संस्थाएं अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में बनाई हैं यहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए। जिसके अंदर से एक संस्था हम लोगों को क्वाड देखने को मिलती है, जिसके अंदर जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। अब ये क्वाड बनी कैसे? बात है साहब 2004 की, जिस दौरान में इंडियन ओशन के अंदर सुनामी आई थी। उस दौरान में भारत रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था इस रीजन के अंदर, जिस दौरान में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये देश जो है वो भारत के साथ में आए थे और ये देश साथ में कॉपरेट करते हुए दिखे थे। 2007 के अंदर फिर क्या हुआ था कि एशियान की मीटिंग के दौरान में ये चारों देश साथ में आए थे। उस दौरान में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने क्वाड का कॉन्सेप्ट जो है वो पहली बार पिच किया था। हालांकि इस दौरान में क्या हो रहा था कि चाइना का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगातार पड़ रहा था पॉलिटिकल रूप से, और इसी दौरान में चाइना और अमेरिका के बीच में दूरी बढ़ रही थी। इस दौरान में ऑस्ट्रेलिया ने इन चीजों को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा, तो ऑस्ट्रेलिया इन चीजों से शुरुआत समय में दूर रहा। बाद में क्या हुआ कि चाइना ज्यादा असर्टिव हो गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई अमेरिका को, इंडिया को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, और ये देश जो है वो धीरे धीरे करके एक मजबूत डायलॉग के रूप में उभर के आए, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड। हालांकि ये क्वाड एक इनफॉर्मल डायलॉग है जहां पर ये चारों देशों के लीडर जो है वो मिलते हैं। अब क्या होता है कि इस क्वाड को लेके काफी सारे इश्यूज हैं, काफी लोग जो है वो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं क्वाड को। कारण क्या है? कारण यह है कि क्वाड जो है वो इतनी मजबूत संस्था के रूप में उभर के नहीं आ रही जितनी हम लोग सोच रहे थे। क्योंकि क्वाड के अंदर कोई ऐसा कानून का प्रस्ताव नहीं है, ये कोई यूनाइटेड नेशन जैसा नहीं है जहां पर यूनाइटेड नेशन चार्टर हो, जहां पर कोई रूल हो, ना ही यूरोपियन यूनियन जैसा है जहां पर कोई रूल हो। मतलब क्वाड के अंदर कोई रूल नहीं है, ये एक इनफॉर्मल डायलॉग है। यहां पर ये नाटो जैसा भी नहीं है। हम लोग नाटो का कह रहे हैं कि यार यूरोप में जिस तरीके से नाटो, उस तरीके से क्वाड यहां पर है। पर अगर आप नाटो को देखोगे तो ये एक मिलिट्री पैक्ट है, क्वाड के अंदर कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है। इतना ही नहीं, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर उभर के आया है उस दौरान में क्वाड के ऊपर फोकस जो है वो अमेरिका का कम हुआ, जिसके कारण से क्वाड की अथॉरिटी और धीरे धीरे करके कम होती चली गई। वहीं ऑकस का बनना, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बने, जब ये बना था तो उस दौरान में भी ये चीज उभर के आई थी कि क्वाड क्या अब इनइफेक्टिव हो जाएगा। कई सारे लोग जो है वो क्वाड के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्योंकि क्वाड के अंदर बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं, पर जिस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है वो चीज नहीं हो पाती है। क्योंकि यहाँ पर कोई बाइंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल नहीं है, ना ही कोई मिलिट्री पैक्ट है। मतलब एक मजबूत रूप से नहीं उभर के आ रहा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चारों देश जो है वो एक एंटी चाइना रूप से उभर के तो आते हैं, पर चारों देशों के जो एस्पिरेशन है एंटी चाइना के रूप में वो अलग अलग है। हालांकि क्वाड कभी नहीं कहता कि वी आर एंटी चाइना। क्वाड हमेशा ये कहता है कि हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी लाने के लिए है। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर कभी भी डायरेक्ट नाम किसी देश का नहीं लिया जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि क्वाड की एक समिट हुई है जो जापान होस्ट कर रहा है। इस दौरान में अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क लाया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हालांकि ये फ्रेमवर्क क्वाड की समिट में लाया गया है, पर ये क्वाड का इनिशिएटिव नहीं है। अब इस समिट के अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर कौन से देश शामिल हुए हैं? उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट, जापान, न्यूजीलैंड, इंडिया, ब्रुनई, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जिसके अंदर 7 एशियान देश दिखाई देंगे। चारों क्वाड के देश यहां पर दिखाई देंगे। लगभग ये सारे देश 40% तक जीडीपी को होल्ड करते हैं। सवाल उठता है कि ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके अंदर क्या प्रावधान है? ये कितना इफेक्टिव है या केवल एक खोखला फ्रेमवर्क है? उन सारी चीजों को समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना, इट्स अ हाई टाइम, प्राइस हाइक होने वाले हैं। आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया। सबसे पहले हुआ कुछ ऐसा था कि 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना जो है वो जुड़ा। उसके बाद में चाइना को काफी सारे मार्केट के एक्सेस मिले, जिस दौरान में अमेरिका के अंदर जॉब लॉस काफी हुई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ले ऑफ हुआ था।
जब वहां पर जॉब लॉस हुई तो अमेरिका के अंदर एक नैरेटिव चलता हुआ दिखेगा जिसके अंदर इनका कहना रहता है कि नहीं, जॉब हम लोगों को मिलना चाहिए, बाहर वालों को नहीं। इसी इशू को और उभारा गया था डोनाल्ड ट्रंप के दौरान में, और उस दौरान में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन के उभर के आए थे अमेरिका के अंदर। 2017 के अंदर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर दिया गया था अमेरिका को इन्हीं कंसर्न के चलते डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जिसके बाद में पैसिफिक रीजन के अंदर कोई भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर आपको अमेरिका दिखाई नहीं देगा, जबकि इसी फ्रेमवर्क के अंदर आपको चाइना दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आपको एक आरसेप दिखेगी जिसके अंदर 15 मेंबर्स हैं। हालांकि भारत ने इसे विड्रॉ किया हुआ है और अमेरिका इसका भाग है नहीं, जिसके कारण से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इकोनॉमिकली चाइना जो है वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है, जिस दौरान में कई सारे देश जो है वो चाइना के ऊपर निर्भर भी हैं। इसी दौरान में अमेरिका चाह रहा है कि वो चाइना को काउंटर करे। अगर चाइना को काउंटर करना है तो इकोनॉमिकली बाकी देशों से कोऑपरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए यहां पर ये फ्रेमवर्क जो है वो लेके आया गया है। ये कारण है मेन जिसके लिए यहां पर ये फ्रेमवर्क जो है वो लेके आया गया है। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर क्या है उसको समझने के पहले ये समझो कि अभी ये फ्रेमवर्क के फॉर्म में है, यानी कि अभी यहां पर केवल एक प्रस्ताव जो है वो जो बाइडेन द्वारा बताया गया है, जिसके अंदर क्या होगा एग्जैक्टली वो आने वाले समय में बाकी सारे देश नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उसके तहत यहां पर डिसाइड होगा। बट जो एक बाहरी फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम लोगों को प्रपोजल में ये दिखाई दे रहा है कि ये 4 अलग अलग पिलर के फॉर्म में है, जिसके अंदर पहला पिलर इस फ्रेमवर्क के अंदर बताया गया है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, दूसरा पिलर सप्लाई चेन रेजिलियंस, तीसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बोनाइजेशन, चौथा पिलर है टैक्स एंड एंटी करप्शन, जिसके ऊपर इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करने वाले देश जो है वो कोऑपरेट करेंगे। बट उसके पहले ही यहां पर इसी प्रपोजल के अंदर बताया गया है कि यहां पर कुछ ही प्रावधान जो है वो बाइंडिंग होंगे, सारे प्रावधान बाइंडिंग नहीं होंगे, ना ही कोई कांग्रेशनल अप्रूवल की यहां पर आवश्यकता होगी, ना ही कोई मार्केट एक्सेस कोई देश देगा, जिसके कारण से ये कहा गया कि ट्रेडिशनल ट्रेड पैक्ट जैसा नहीं है, ये एक नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड पैक्ट है। बट आप देखो कि यहां पर जो ये मार्केट एक्सेस नहीं दिया गया इसका एक डीप मीनिंग है। अब आप लोग ये चीज समझ सकते हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो जॉब वाला इशू है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्केट एक्सेस की वजह से हो रहा है। इस कारण से अमेरिका ने यहां पर मार्केट एक्सेस की बात नहीं की है, पर वहीं से यहां का क्रिटिसिज्म भी शुरू होता है इस फ्रेमवर्क का। कैसे समझना कि जब हम लोग बात करते हैं कि यार कोई सा पैक्ट में ज्वाइन करूं, कोई सा फ्रेमवर्क में ज्वाइन करूं, तो मेरे को उससे कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। किसी भी देश ने अगर इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो अमेरिका यहां पर क्या दे रहा है? अमेरिका यहां पर कुछ नहीं दे रहा है, बस बड़े बड़े वादे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कई सारे देश ये सोच रहे थे कि अमेरिका शायद यहां पर मार्केट एक्सेस देगा। अमेरिका के मार्केट एक्सेस के मिलने के बाद में अमेरिका के साथ में इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कॉपरेशन और बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका का मार्केट एक्सेस मतलब डॉलर का मिलना है। जब डॉलर देशों को मिलता है तो देश भी चाहते हैं कि यार भाई मार्केट एक्सेस मिले, जिसकी वजह से देश इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करते। पर अभी वो देश जो है वो आगे नहीं आ रहे, वो ज्वाइन करते हुए नहीं दिख रहे। जैसे कि आपको 10 एशियान देश में से केवल 7 एशियान देश जो है वो यहां पर ज्वाइन होते हुए दिखे। कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका ने यहां पर जो मेन चीज है मार्केट एक्सेस वो प्रोवाइड नहीं किया है, जिसके कारण से जो पार्टनर्स हैं वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है इस फ्रेमवर्क को लेके। वहीं चाइना ने भी ये चीज कही है कि अमेरिका ने बस कोशिश की है कहने के लिए एक फ्रेमवर्क किया है, पर यहां पर कुछ बाइंडिंग नहीं है, यहां पर कोई कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं है, कोई मार्केट एक्सेस नहीं है, और बस कह दिया गया है कि ये एक नॉन ट्रेडिशनल पैक्ट है। वहीं इसकी वजह से इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है? तो आप बात करोगे इंडिया के बारे में, तो इंडिया के अंदर बात कुछ ऐसी है कि इंडिया को काफी समय से ये कंसर्न था कि अमेरिका का मेन फोकस जो है वो यूरोप में हो गया रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। ऐसी कंडीशन के अंदर इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस नहीं रहा। क्वाड की समिट के अंदर इस फ्रेमवर्क का आना, साथ में ताइवान के इशू को अमेरिका का वापस उठाना, जिसके अंदर अमेरिका ने यहां पर क्लियरली कहा है कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना कोई भी एग्रेशन दिखाता है तो अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करेगा, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि अब अमेरिका का फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करो। आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा प्राइस हाइक बहुत जल्दी अनअकैडमी के होने वाले हैं, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे और उन टारगेट को कंप्लीट करने के बाद में मेरे द्वारा उनके ऊपर सवाल
पूछे जाएंगे। तो सब्सक्राइब करो, मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप प्राप्त करने के लिए SRC10 कोड का यूज करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।